नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो कल हम बात कर रहे थे रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट में दो टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट बचे हुए थे, तो इसको मैं नोट करके बता देता हूँ। एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, नोट आप खुद कर सकते हैं इसके अंदर या मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट HYSD। क्या है HYSD? इट इज हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, तो HYSD भी बोलते हैं इसको। इसको CTD बार भी बोलते हैं। तो CTD का मतलब है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। नेक्स्ट, इसको टॉर्च स्टील भी बोला जाता है। इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज टॉर्च स्टील। टॉर इज द नेम ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का नाम है जो उसको मैन्युफैक्चर करती है। सो नेम ऑफ द कंपनी। सो दो तरह के स्टील बचे हुए हमारे। टू टाइप्स ऑफ स्टील्स आर बीइंग लेफ्ट। उसको डिस्कस करके हम आगे लिमिट स्टेट मेथड में एंटर कर जाएंगे। अभी क्या है HYSD? हाई यील्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार, CTD बार और टॉर्च स्टील। ये कल मैंने आपको बताया था कि Fe415 और Fe500 को हम HYSD बार भी बोलते हैं। तो Fe415, Fe500 को HYSD बार भी बोला जाता है। अब होता क्या है ये? These are the type of bars which are obtained by straining the mild steel beyond the yield plateau। ये वो बार हैं जो तब मिलते हैं जब आप माइल्ड स्टील को स्ट्रेन कर दो यील्ड प्लेटू के भी आगे। यील्ड प्लेटू वो प्लेटू होता है जहाँ पे आपको एक्सेस में स्ट्रेन मिलती है सेम स्ट्रेस लेवल पे। तो इसमें हम करते क्या है, माइल्ड स्टील का बार उठाते हैं, उसको हम स्ट्रेन कर देते हैं यील्ड प्लेटू के आगे भी। उसको स्ट्रेच किया जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और फिर अनलोड कर देते हैं उसे। यानी फिर स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग को रिलीज कर दिया जाता है। जैसे इस प्रोसेस को किया जाता है वैसे ही जो हमारे माइल्ड स्टील की यील्ड प्लेटू है वो एलिमिनेट हो जाती है। So the above process of the straining eliminates the yield plateau from the stress strain curve of the Fe250 यानी mild steel bar। अगर आपको Fe415, Fe500 की yield point exactly नहीं मिल रही है, तो ये डिस्कशन मैंने कल कर रखी थी कि हम 0.2% proof strain पे क्या मान लेते हैं, yield strength मान लेते हैं। We consider the value of 0.2% proof strain as yield strength। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आप माइल्ड स्टील को स्ट्रेन करते हो, यील्ड प्लेटू के आगे, उसकी स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग करते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और अनलोड कर देते हो, इससे दिक्कत क्या क्या आती है? इससे दिक्कत यही आती है कि हमारी डक्टिलिटी कम हो जाती है। तो HYSD की डक्टिलिटी आपको कम मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर इसकी डक्टिलिटी कम है, इसमें रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसमें यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बीच की डिफरेंस कम हो जाती है। तो ये ड्रॉबैक है, कल मैंने आपको लिख के भी बताया था। Fe415 की यील्ड स्ट्रेस थी 415 और अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी 485, जबकि माइल्ड स्टील में यील्ड स्ट्रेस थी 250 और अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी 412। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो कहने का मतलब है डक्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। Fe500 की यील्ड स्ट्रेस थी हमारी 500 और अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी 545। तो डिफरेंस क्या हो गई, कम हो गई। तो जब हम स्ट्रेनिंग करते हैं यील्ड प्लेटू के आगे, कुछ ड्रॉबैक भी निकल के आते हैं, जैसे डक्टिलिटी कम हो जाती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर कम हो जाती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन कम हो जाती है, ये डायनेमिक लोडिंग के लिए सूटेबल नहीं होता और इसमें हीट ट्रीटमेंट नहीं की जाती। पर क्योंकि इसके एडवांटेजेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, इसको हम यूज कर लेते हैं। तो ये तो कहानी बताई मैंने आपको किसकी, HYSD की। दिस वाज द स्टोरी ऑफ HYSD बार। तो Fe415, Fe500 को HYSD क्यों बोला जाता है उसका रीजन आपको बता दिया। कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो उस पूरी कहानी में से? Any of the point to be repeated from this for anyone? Clear है? Shall we continue? Beyond yield plateau थोड़ा परमानेंट सेट भी हो जाएगा बार में। बियॉन्ड यील्ड प्लेटू थोड़ा परमानेंट सेट भी हो जाएगा बार में। हाँ, तो परमानेंट सेट तो होता ही है। जब आप बोलते हो 0.2% प्रूफ स्ट्रेन, ये प्रूफ स्ट्रेन का मतलब ही क्या होता है, इनइलास्टिक स्ट्रेन। इनइलास्टिक स्ट्रेन का मतलब परमानेंट स्ट्रेन ही तो होती है हमारी। दिस इज टर्म्ड एज परमानेंट स्ट्रेन ओनली। क्लियर है हेल्पिंग हैंड? चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ बार विच इज अवेलेबल, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल बार विच इज अवेलेबल इज TMT बार। तो ये भी कल किसी ने पूछा था TMT बार के बारे में, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो TMT बार का मतलब होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार।
थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, सो टीएमटी बार। अब क्या है टीएमटी बार? नाम में लिखा हुआ है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। इसका मतलब दीज बार्स आर मेड बाय अप्लाइंग थर्मल एंड मैकेनिकल प्रोसेस साइमल्टेनियसली। इन बार को बनाने के लिए हम थर्मल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस एक साथ अप्लाई करते हैं, इसलिए इन बार का नाम क्या है? थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। अब कैसे बनाया जाता है ये बार? जैसे हमारा नॉर्मल बार बनता है, नॉर्मल बार बनता है मतलब हाउ द नॉर्मल बार इज फॉर्म्ड। उसको हम क्या करते हैं, जो हमारी सील होती है उसको हीट किया जाता है, रिक्वायर्ड शेप एंड साइज दी जाती है। तो जब हमारा नॉर्मल बार हॉट रील, उसको बार बोलते हैं, जब हमारा नॉर्मल बार इसको बोलते थे हॉट रोल्ड बार। जब हमारा हॉट रोल्ड बार बाहर आ रहा होता है, जब हमारा हॉट रोल्ड बार बाहर आ रहा होता है, इस टीएमटी बार को बनाने के लिए उसके ऊपर हम वाटर का स्प्रे अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर हम वाटर का स्प्रे अप्लाई करते हैं, इसको बोला जाता है थर्मल सिस्टम। तो नाम आ रहा है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। तो पहले इस बार को भेजा जाता है थर्मल सिस्टम के अंदर। अभी थर्मल सिस्टम क्या होता है, तो उसके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्रोसेस को। जब हमारा हॉट रोल्ड बार बाहर आ रहा होता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग मिल से, इसके ऊपर हम वाटर को स्प्रे करते हैं। जैसे ही आप बार के सरफेस के ऊपर वाटर स्प्रे करते हो, इसका टेम्परेचर ड्रास्टिकली कम हो जाता है। इट्स टेम्परेचर रिड्यूसेस ड्रास्टिकली, पर कहां पर? सरफेस पे। तो सरफेस पे टेम्परेचर जैसे ही ड्रास्टिकली कम हो जाता है, इट इंश्योर्स द डक्टिलिटी, ये उसमें डक्टिलिटी इंपार्ट करता है। तो सरफेस तो कूल हो जाता है, पर इसका सेंटर अभी भी क्या रहता है? हॉट रहता है। इसकी जो कोर रहती है वो अभी भी हॉट होती है। अब क्योंकि कोर हॉट है, सरफेस हमारा क्या कर चुका है? कूल डाउन कर चुका है। अब हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम कोर अप टू द सरफेस। जब ये हीट ट्रांसफर चल रही होती है फ्रॉम द कोर अप टू द सरफेस, इस प्रोसेस को हम टेक्निकली बोल देते हैं टेम्परिंग। दिस प्रोसेस इज टेक्निकली टर्म्ड एज टेम्परिंग। तो हम बोलते हैं हमारे बार की क्या हो रही है? टेम्परिंग हो रही है, जिससे दोबारा डक्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि टीएमटी बार की सारी प्रॉपर्टी एचवाईएसजी बार के जैसे हैं, पर इसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है एचवाईएसजी बार से, इट इज मोर डक्टाइल, और इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर एंड करोजन भी ज्यादा निकल के आती है एचवाईएसडी बार से। इसका मतलब टीएमटी बार सुपीरियर है एचवाईएसडी बार से। कैसे? एक तो डक्टिलिटी ज्यादा, दूसरा रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर और करोजन ज्यादा। कैसे बनाया? जो हमारा हॉट रोल्ड बार है, इसको हमने भेजा थर्मल सिस्टम के अंदर। थर्मल सिस्टम में क्या किया? हमने हॉट रोल्ड बार के ऊपर पानी अप्लाई किया सरफेस के ऊपर, जिससे उसका टेम्परेचर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, पर कोर अभी भी क्या रही? गर्म रही। अब हीट का ट्रांसफर होता है कोर यानी सेंटर से लेकर सरफेस की तरफ, जिससे हमारे बार की टेम्परिंग हो जाती है, विच इम्पार्ट्स द डक्टिलिटी टू द बार, जो हमारे बार को डक्टिलिटी इम्पार्ट करता है। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से। इनर मटेरियल सॉफ्ट, आउटर मटेरियल हार्ड, बिल्कुल सही बात है। पंकज पाल, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको बस ये 2 बार बताने थे, तो रीइंफोर्समेंट का ही पार्ट है। रीजन बीइंग, नाम सुना हुआ होगा आपने, पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर ली मैंने। इन डिटेल डिस्कशन अबाउट दीज 2 बार्स आई हैव डन। अब जाके आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नाउ द इंट्रोडक्शन इज फिनिश्ड। सर, डज द स्ट्रेंथ ऑफ टीएमटी इज इक्वल टू एचवाईएसजी? हाँ, ग्रेड तो वही है ना हमारे बार की। भैया स्ट्रेंथ कहाँ से डिसाइड होती है? ग्रेड से डिसाइड होती है। तो जब मैं बोलूं FE 500 है और FE 500D है, तो स्ट्रेंथ तो वही की वही है, पर D लगाने से बस क्या हो गया? डक्टिलिटी ज्यादा हो गई इसकी, यानी वो टीएमटी बार बन गया। तो स्ट्रेंथ तो हमारी ग्रेड बताती है, तुम्हारी ग्रेड थोड़ी ना चेंज हुई है स्टील की। ग्रेड ऑफ द स्टील इज नॉट बीइंग चेंज्ड, वो तो उतनी की उतनी है। तो कल मैंने आपको ग्रेड ऑफ स्टील बताए थे खूब सारे। इन द यस्टरडेज क्लास आई हैव डिस्कस्ड द ग्रेड ऑफ द स्टील, और लास्ट की जो ग्रेड थी हमारी स्टील की, मैंने सब में D लगा के दिया था आपको। वो D का मतलब क्या बताया था? FE 500 भी है, FE 500D है। तो FE 500 हमारा क्या है? HYSD बार है, पर FE 500D हमारी TMT है। दोनों की स्ट्रेंथ तो आपको सेम मिलेगी, स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं है, पर FE 500D की डक्टिलिटी क्या है? ज्यादा है, इट्स डक्टिलिटी इज मोर। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, दो TMT सुपीरियर टू HYSD। हाउ कम इट इज सुपीरियर? भैया डक्टिलिटी ज्यादा है, तो डक्टिलिटी चाहिए होगी तो सुपीरियर होगा ना। अगर डक्टिलिटी नहीं चाहिए तो सुपीरियर नहीं है। वो तो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, वेदर यू रिक्वायर डक्टिलिटी और नॉट। आपने तो डायरेक्टली बोल दिया वो सुपीरियर है, तो जरूरी थोड़ी कि मेरे को हर जगह डक्टिलिटी चाहिए। तो जहां डक्टिलिटी नहीं चाहिए वहां पर वो सुपीरियर नहीं है। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, लिमिट स्टेट मेथड। तो अगला चैप्टर हमारा, तो अब जाके पहला चैप्टर खत्म हुआ है।
limit state method. So next of the chapter to be discussed is limit state method. अब क्या है लिमिट स्टेट मेथड? नाम में लिखा हुआ है, कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम ओनली, लिमिट स्टेट मेथड. अब इस लिमिट स्टेट मेथड में लिमिट स्टेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट स्टेट? लिमिटिंग स्टेट है, लिमिटिंग स्टेट मतलब क्रिटिकल स्टेट है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लिमिटिंग स्टेट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रिटिकल स्टेट? So the acceptable limit for safety and serviceability requirement of a structure or an element which occurs before the failure is termed as limit state. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. एक्सेप्टेबल लिमिट सेफ्टी की और सर्विसिबिलिटी की जो एक स्ट्रक्चर की या एलिमेंट की अकर करती है उसके फेल होने से पहले, उसको हम लिमिट स्टेट बोल देते हैं. तो फेलियर से पहले जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उसके सेफ्टी की और सर्विसिबिलिटी की, किसके फेलियर से पहले? स्ट्रक्चर के फेलियर से पहले, उस स्टेट को टेक्निकली क्या बोला जाता है? लिमिट स्टेट बोला जाता है. दैट स्टेट इज टेक्निकली टर्म्ड एज लिमिट स्टेट. तो अगर आपका स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट पे पहुंच गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इफ योर स्ट्रक्चर इज रीच अप टू लिमिट स्टेट, नाउ इट इज अनफिट टू बी यूज. अब आप उसको यूज नहीं कर सकते. पर अगर आपका स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट पे नहीं पहुंचा है, इसका मतलब क्या है? वो सेफ भी है और सर्विसेबल भी है. इट इज सेफ ऑल्सो, इट इज सर्विसेबल ऑल्सो. क्लियर है यहां तक की कहानी? इसका मतलब जो हमारे लिमिट स्टेट है, हमारी जो लिमिट स्टेट है वो दो तरीके से रीच हो सकती है. एक लिमिट स्टेट आइदर ड्यू टू कोलैप्स और लिमिट स्टेट आइदर ड्यू टू सर्विसिबिलिटी. कोलैप्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? कोलैप्स में इंक्लूड करते हैं कोलैप्स ड्यू टू फ्लेक्चर यानी बेंडिंग, कोलैप्स ड्यू टू कंप्रेशन, कोलैप्स ड्यू टू शियर, कोलैप्स ड्यू टू टॉर्शन. सर्विसिबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सर्विसिबिलिटी ड्यू टू डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन और करोजन. ये सारी चीजें इंक्लूड होती है हमारी सर्विसिबिलिटी के अंदर. ऑल दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन सर्विसिबिलिटी. तो लिमिट स्टेट का मतलब है कि एक्सेप्टेबल लिमिट हमारे सेफ्टी की और सर्विसिबिलिटी की जो स्ट्रक्चर के फेल होने से जस्ट पहले रीच हुई. क्लियर है? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? स्ट्रक्चर को उसकी लास्ट लिमिट तक लेके जाएंगे, स्ट्रक्चर को उसकी लास्ट लिमिट तक. हाँ, लास्ट लिमिट का मतलब क्या है? लास्ट लिमिट किसकी? उसकी सेफ्टी की और सर्विसिबिलिटी की. तो लास्ट लिमिट उसकी सेफ्टी की या सर्विसिबिलिटी की. क्लियर है अभी तक की कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको मेंशन करा देता हूं, नहीं तो मैं आगे चल देता. सो वी कैन से द एक्सेप्टेबल लिमिट, so we can say the acceptable limit for safety, the acceptable limit for safety and serviceability of structure or member just before failure is termed as limit state. इसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट. is termed as limit state. इसको टेक्निकली बोला जाता है लिमिट स्टेट. क्लियर चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम क्या बोल सकते हैं? द स्ट्रक्चर इज और द स्ट्रक्चर बिकम, बोल सकते हैं द स्ट्रक्चर बिकम unfit for use if it reaches the limit state. The structure become unfit for use if it reaches the limit state. अगर वो कहां पहुंच जाए? लिमिट स्टेट में पहुंच जाए. if it reaches limit state, अगर वो कहां पहुंच जाएगा? लिमिट स्टेट पे पहुंच जाएगा. जस्ट बिफोर मतलब बाउंड्री भी आएगी क्या सर? जस्ट बिफोर मतलब बाउंड्री. प्रशांत थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखो, क्या पूछना चाहते हो? समझ में नहीं आई आपकी बात. So structure become unfit for use if it reaches the limit state. Next point क्या बोल रहा है? Limit state can be achieved. So limit state can be achieved. So limit state can be achieved due to either collapse or serviceability. तो लिमिट स्टेट अचीव होती है या तो कोलैप्स से या सर्विसिबिलिटी से. तो दो तरह की लिमिट स्टेट है हमारी. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट. There are two types of limit state.
लिमिट स्टेट, दो तरह की लिमिट स्टेट है हमारी, कौन कौन सी? फर्स्ट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरी हमारी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या क्या इंक्लूडेड है इसके अंदर? कोलैप्स ड्यू टू व्हाट? कोलैप्स ड्यू टू किसकी वजह से? कोलैप्स ड्यू टू फ्लेक्चर, फ्लेक्चर का मतलब होता है बेंडिंग, देन कंप्रेशन, देन shear, देन टॉर्शन। तो कोलैप्स इसमें से किसी की वजह से भी हो सकता है। और इसमें लिमिटेशन ऑफ सर्विसिबिलिटी, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूडेड है डिफ्लेक्शन, इसमें इंक्लूडेड है क्रैकिंग, इसमें इंक्लूडेड है वाइब्रेशन, इसमें इंक्लूडेड है करोशन। Here corrosion is also included. So it also includes corrosion. Shear, bending, compression, tension. Tension में कंक्रीट का फेलियर नहीं होता, लेते ही नहीं है। क्लियर है पूरी कहानी? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर हम क्रीप कंसिडर नहीं करते, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर क्रीप को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम क्रीप को कंसिडर नहीं करते, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आप क्रीप को इग्नोर नहीं कर सकते। क्रीप कब इन्वॉल्व होता है पिक्चर के अंदर? क्रीप पिक्चर में कब इन्वॉल्व होती है? व्हेन क्रीप कम्स इनटू द पिक्चर। क्रीप एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो जिस प्रोसेस को होने में टाइम लगेगा वहां पर क्रीप आ जाएगी। तो डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, करोजन, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इनमें क्रीप की इन्वॉल्वमेंट होगी। पर जो कोलैप्स है उसमें क्रीप की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्रीप कंसिडर नहीं करते, पर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर क्रीप कंसिडर किया जाता है। हियर क्रीप इज बीइंग कंसिडर्ड। क्लियर है यहां तक की कहानी? श्रिंकेज इज ऑल्सो कमिंग इन। श्रिंकेज से क्रैकिंग ही होगी। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में जब आप श्रिंकेज को इन्वॉल्व करोगे, श्रिंकेज से क्या होगा? क्रैक डेवलप होगा। क्रीप से भी क्या होगा? क्रैक डेवलप होगा। तो श्रिंकेज और क्रीप लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का पार्ट नहीं है। श्रिंकेज और क्रीप से जो क्रैकिंग हुई है उससे आपका स्ट्रक्चर सर्विसिबल नहीं है, देन दी स्ट्रक्चर इज नॉट सर्विसिबल। तो क्रैक हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का पार्ट है। क्लियर है चीज? फायर क्यों नहीं? अच्छा, स्ट्रक्चर में फायर मतलब क्या? मतलब हमारी बीम की डिफ्लेक्शन हुई, मतलब एक जना बोल रहा है फायर, बीम में डिफ्लेक्शन हुई, बीम में क्रैक आए, बीम में वाइब्रेशन हुई, बीम में करोजन लगी रीइंफोर्समेंट के अंदर। ये बीम में फायर कौन सी चीज होती है? मैंने बोला हमारा स्ट्रक्चर सर्विसिबल नहीं है क्योंकि बीम डिफ्लेक्ट कर गई। हमारा स्ट्रक्चर सर्विसिबल नहीं है क्योंकि उसमें क्रैक डेवलप हो गया। हमारा स्ट्रक्चर सर्विसिबल नहीं है क्योंकि वाइब्रेशन हो रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर। हमारा स्ट्रक्चर सर्विसिबल नहीं है क्योंकि स्टील में करोजन लग गई। अब ये फायर कहां से आ गई बीम के अंदर? मतलब फायर किस में? फायर किस चीज के अंदर फायर डालूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज डिजाइन स्ट्रेंथ। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अरे तो वुडन बीम में भी फायर कहां से आ गई? अगर वुडन बीम के बारे में भी सोच रहा है, वुडन बीम में डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई इसलिए आप उस बीम को यूज नहीं कर रहे। वुडन बीम के अंदर क्रैक डेवलप हुआ इसलिए आप उसको यूज नहीं कर रहे। तो ये सर्विसिबिलिटी के क्राइटेरिया हैं। वुडन बीम के अंदर आपको वाइब्रेशन ज्यादा मिल रही हैं तो आप उस वुडन बीम को यूज नहीं कर रहे, वो सर्विसिबल नहीं रही। ये फायर कहां से आ गई उसके अंदर?
हाउ कम दी फायर, मतलब फायर कैसी चीज आ गई बीम के अंदर? भाई डिफ्लेक्शन समझ में आती है, बीम डिफ्लेक्ट करती है। वाइब्रेशन समझ में आती है, बीम में वाइब्रेशन होती है, ये बात समझ में आती है। क्रैक डेवलप हो गए वुडन बीम के ऊपर, ये बात समझ में आता है। अब ये वुडन बीम में फायर कहां से अंदर से निकल के आ गई उसकी? तो बीम का मटेरियल तो कहीं क्राइटेरिया ही नहीं है इसके अंदर। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में स्ट्रक्चर सर्विस देगा? नहीं, सर्विस नहीं देगा। अगर आप लिमिट स्टेट पे पहुंच गए, अभी पीछे लिखा तो है, पहली चीज ही लिखी है कि स्ट्रक्चर बिकम अनफिट फॉर यूज इफ इट रीचेस द लिमिट स्टेट। अभी पीछे लिख के आया हूं, ये कौन है? देवाशीष। दूसरी स्टेटमेंट लिखी है, देखो ये आपके लिए। स्ट्रक्चर अनफिट हो जाता है यूज करने के लिए अगर वो लिमिट स्टेट पे पहुंच जाए। लिमिट स्टेट कोलैप्स की भी हो सकती है, लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी की भी हो सकती है। इट कैन बी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑल्सो, इट कैन बी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑल्सो। फायर रेजिस्टेंस कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये चीज अभी डिजाइनिंग के बीच में कहां से आ गई? मतलब ये पॉइंट कहां से लिंक्ड है मेरे डिस्कशन से? फायर रेजिस्टेंस कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये हमारे टॉपिक से कैसे लिंक्ड है? मतलब ये हमारे टॉपिक से कैसे लिंक्ड है? मेरे को तो ये बात समझ में है कि फायर रेजिस्टेंस कौन सा स्ट्रक्चर होगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होता है। ये सवाल पूछ रहे सर फायर रेजिस्टेंस कौन सा स्ट्रक्चर होगा। मैंने तो आपको ये बताया कि हमारा स्ट्रक्चर सर्विसेबल कब नहीं होता है। चलिए आगे बढ़िए। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। अब डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है मटेरियल की? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल विच इज कंसीडर्ड फॉर द डिजाइनिंग। अब ध्यान देना इन चीजों को। सो इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, it is the strength of the material which is used for the designing. So it is the strength of the material used for the designing. ये तो मैंने आपको कल परसों ही बताई थी, मटेरियल यूज्ड फॉर डिजाइनिंग, यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। ये स्ट्रेंथ है हमारे मटेरियल की जो हम यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए। क्लियर है? अब कौन कौन सा मटेरियल है? एक कंक्रीट है और एक हमारा, वन इज कंक्रीट द अदर इज स्टील। अब एक एक करके दोनों को उठाते हैं। द फर्स्ट इज टर्म्ड एज कंक्रीट। पहली है हमारे पास कंक्रीट। तो पहला मटेरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंक्रीट की। इसकी डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी है? ये मैंने आपको कंक्रीट में बताया था। कंक्रीट में कैसे बताया था? तीन तरह की स्ट्रेंथ बताई थी मैंने आपको कंक्रीट के अंदर। इनफैक्ट कर्व भी बना के दिखाया था। इनफैक्ट मैंने कर्व भी बना के दिखाई थी आपको। पहली स्ट्रेंथ थी एफसीके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। पहली स्ट्रेंथ थी हमारी एफसीके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, इसको हमने एफसीके बोल दिया था। फिर मैंने दूसरा कर्व बनाया था 0.67 एफसीके का। 0.67 एफसीके का क्या था? इट वाज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी लेके चलते हैं? 0.67 एफसीके लेके चलते हैं। कैसे आया ये मैंने डिटेल में आपको बताया था। और डिजाइनिंग के लिए हम कितनी यूज, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले जाता है यहाँ पे 1.5, जो क्या निकल के आ जाती है? 0.45 एफसीके निकल के आ जाती है। तो कंक्रीट के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू ली जाती है फॉर कंक्रीट डिजाइन स्ट्रेंथ। सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, so design strength of characteristic strength divided by partial factor of safety, partial factor of safety। तो डिवाइड कर दो किससे? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी लेके चलते हैं? 0.67 एफसीके डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो इट कम्स आउट टू बी 0.45 एफसीके। तो कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ ली जाएगी 0.45 एफसीके। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? बफरिंग हो रही है क्या सबकी? सबका बफर कर रहा है क्या अभी भी? लैग हो गया था। क्लियर है? अब क्लियर है? चलो देखो ये कहानी कहां से स्टार्ट होती है। ये कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि हम कंक्रीट के सैंपल के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं 28 दिनों में। जो भी उसकी स्ट्रेंथ निकल के आती है वो कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमारे कंक्रीट के ऊपर आपने टेस्ट परफॉर्म किया 28 डेज पे,
जो भी उसकी स्ट्रेंथ निकल के आई उसको हमने बोल दिया कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पीछे थ्योरी के अंदर। अब हमारे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो हम लेके चलते हैं 0.85 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। तो हमें पता है कि हमने जब टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट में सारी कंडीशन आइडियल थी, पर स्ट्रक्चर के अंदर सारी कंडीशन आइडियल नहीं होंगी। फिर आपको जानकारी ये दी थी कि हमारे स्ट्रक्चर की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको हम 0.85 टाइम्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर लेके चलते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड डाटा है। फिर हमें यह भी पता है कि सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ होती है 0.8 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ निकल के आती है क्यूब की। जब मैं इस फैक्टर को भी इंक्लूड करता हूं, रिजल्ट ये निकल के आता है, रिजल्ट विच कम्स इनटू द पिक्चर इज कि हमारे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होगी वो 0.67 टाइम्स होती है। क्या? 0.67 टाइम्स ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब को हमने क्या बोल दिया था? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फिर हमने क्या किया? डिजाइन स्ट्रेंथ निकाली। डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकाली? जो भी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आई स्ट्रक्चर की, इसके ऊपर आपने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर दिया। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया हमने 1.5 फॉर कॉन्क्रीट, वैल्यू निकल के आ गई हमारी 0.45 एफसी के। ये जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर लगाया है, ध्यान रखना, ये जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.5 का, ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कॉन्क्रीट दैट इज टू बी अप्लाइड इज 1। तो ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 1.5 है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1 है हमारा। तो उसको मैं मेंशन कर देता हूं। सो आई विल से फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5। दिस इज फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। दिस इज फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। फिर आगे ये भी मेंशन कर देता हूं, फॉर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, फॉर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1। हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 निकल के आती है। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? तो हमने ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके ऊपर लगाया है? मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर लगाया है। दिस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बीइंग अप्लाइड ओवर द मटेरियल स्ट्रेंथ। अभी हमारा मटेरियल कौन सा था? अभी हमारा मटेरियल था कंक्रीट। क्लियर है? चलें आगे। दूसरा मटेरियल क्या है हमारा? स्टील है। द सेकंड ऑफ द मटेरियल इज स्टील। द सेकंड ऑफ द मटेरियल इज स्टील। द सेकंड ऑफ द मटेरियल इज स्टील। सेम चीज, जो चीज कंक्रीट के लिए थी वो स्टील के लिए भी एप्लीकेबल है। सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, design strength of steel will be equal to characteristic strength divided by partial factor of safety, so Fy divided by partial factor of safety is 1.15, so it comes out to be 0.87 Fy। तो हमारी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगी यहाँ पे वो 1.15 की लगी है। पीछे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी थी? पीछे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखी थी 1.5 कंक्रीट के अंदर। फिर से ये किसकी है? ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की है। इट्स द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर विच पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड। हमारा कोड बोलता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इज टू बी 1। अब वहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 क्यों दी हुई है? क्योंकि वहां पर हम चेक करते हैं, देयर द चेक इज टू बी अप्लाइड ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी and the actual stress। तो फॉर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू तो 1 दे रखी है और हमने चेक अप्लाई कर रखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर, स्टील की भी और कंक्रीट की, और एक्चुअल स्ट्रेस जो डेवलप हुआ है, द एक्चुअल स्ट्रेस व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी में डिफरेंस, बेटा मैंने अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो बताया ही नहीं है, तो जब मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं बताया तो मैं डिफरेंस कैसे बता दूंगा? दूसरा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी डिस्कस नहीं किया अभी तक मैंने, तो जो चीज मैंने बताई नहीं है उसमें यहां पे डिफरेंस भी बता दूंगा आपको, और शायद इसीलिए आज तक क्लियर नहीं हुआ है। मैंने तो अभी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करी, और जहां मैंने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्ड लिखा वहां पे डाउट भी आ गया आपका। अभी तक तो वो बात समझ में भी नहीं आई होगी, उसमें डाउट भी पनप गया आपका कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में डाउट बता दो। अभी टॉपिक तो खत्म होने दे दो भाई।
अभी तो टॉपिक भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बस लिखा था मैंने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में डाउट बता दो। अरे भाई समझ तो लो उससे पहले है क्या। चले आगे। तो डिफरेंस पूछते हो ना सर, प्लस में क्या डिफरेंस होता है और यूट्यूब में क्या डिफरेंस होता है, और हर बार मैं क्या बोलता हूं, कंटेंट सेम होता है। कंटेंट ऑन प्लस एंड यूट्यूब इज एग्जैक्टली सेम, फर्क होता है बच्चों का। तो वहां पर सीरियस बच्चा आता है, बस यहाँ पे फालतू के बच्चे आते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है समझने से। मतलब मेरे को तो मतलब डाउट, मतलब आश्चर्य होता है कि मैंने एक वर्ड निकाला मुंह से और उसके ऊपर डाउट भी आ गया, कि मतलब वर्ड निकलते ही डाउट पनप गया इसके अंदर। हाँ सही, गजब। चले, नोट कर लिया सबने। तो एफ आई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है हमारी, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू है 1.15। अब ये जो वैल्यू है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ये जो वैल्यू है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, ये क्या क्या अकाउंट करनी चाहिए। ये हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लगाया मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर। बाय दिस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टू बी अप्लाइड ओवर द मटेरियल स्ट्रेंथ। अब इसके बहुत सारे रीजन निकल के आते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस बिकॉज ऑफ विच दिस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बीइंग अप्लाइड ओवर द मटेरियल स्ट्रेंथ। अब वो कौन कौन से फैक्टर है उनको डिस्कस करना है हमें। क्लियर है चीज। तो भैया सीरियस होते तो चुपचाप बैठ के सुनते ना, इतनी बार तो बोला चुपचाप बैठ के सुनो, कि जब मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद बोला करो। अभी पहली बार तो बोल नहीं रहा हूं, तो अगर सीरियस होते तो पहली बार में समझ में आ जाता कि ये खुद ही बता देते हैं सब कुछ। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जो मैं छोड़ दूं अपनी तरफ से। चलो, तो ये जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, द वैल्यू ऑफ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज बीइंग अप्लाइड, इट शुड अकाउंट व्हाट। इसमें बहुत सारे पैरामीटर आते हैं। अब कौन कौन से पैरामीटर है। पहला, पॉसिबिलिटी ऑफ द डेविएशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जो स्ट्रेंथ आपने मानी या कैलकुलेट करी उससे डेविएशन हो जाए स्ट्रेंथ की। सेकंड, डेविएशन ऑफ द स्पेसिमेन डायमेंशन। जो डायमेंशन आपने डिजाइनिंग में लिया वही डायमेंशन का स्ट्रक्चर नहीं बना आपका, तो इसलिए हमने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई। नेक्स्ट, आपने जो कैलकुलेशन करी वो एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं करी, क्योंकि अभी बहुत सारी कैलकुलेशन आएगी आगे। सो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए अप्लाई की जाती है ताकि हमारी कैलकुलेशन में जो एरर हो वो कंपनसेट हो जाए। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर इसलिए लगाया जाता है टू अकाउंट फॉर द रिस्क ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमी। मैं सारी चीजें दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर क्यों लगाया जाता है। पहला, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल डेविएशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जो स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट करी एक्चुअल में स्ट्रेंथ उससे डेविएट कर जाए। सेकंड, डेविएशन ऑफ द सेक्शन डायमेंशन। जो सेक्शन का डायमेंशन आपने डिसाइड किया, कागज पे लिखा, उसी डायमेंशन का हमारा स्ट्रक्चर नहीं बना, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर निकल के आती है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट, जो कैलकुलेशन आपने करी उसमें बहुत सारी चीजों को राउंड ऑफ करते हो आप, तो एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन प्रोसीजर को इंक्लूड करने के लिए हमने क्या किया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया। हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि इसमें रिस्क ऑफ लाइफ और इकोनॉमी दोनों चीजें इंक्लूड हो जाए। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी। तो इतने सारे रीजंस हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अप्लाई करने के। देयर आर सो मेनी रीजंस टू अप्लाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवर द मटेरियल स्ट्रेंथ के ऊपर। क्लियर है यहां तक की कहानी। अच्छा, एक चीज और दिख रही है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज 1.5, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज 1.15। हमने कंक्रीट के ऊपर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा अप्लाई किया उसकी स्ट्रेंथ के लिए, और स्टील के ऊपर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम अप्लाई किया उसकी स्ट्रेंथ के लिए। रीजन बीइंग, ऐसा क्यों किया गया, रीजन बीइंग जो क्वालिटी कंट्रोल है वो इंफीरियर है कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन कंपैरिजन टू स्टील। हमारा जो स्टील है वो प्लांट में बनता है, फैक्ट्री में बनता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ज्यादा स्ट्रिंजेंट पैरामीटर लगाए गए हैं। पर जो कंक्रीट है वो साइड पे बनती है हमारी, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर इतना स्ट्रिंजेंट पैरामीटर नहीं लगाया जा सकता प्रैक्टिकली। इसलिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए ज्यादा रखी गई है पर स्टील के लिए कंपैरेटिवली कम रखी गई है। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें। सो क्वालिटी कंट्रोल इज बेटर इन दी स्टील, बिल्कुल सही बात है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो क्वालिटी कंट्रोल बेटर होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने से इकोनॉमिकल कैसे बनेगा। अरे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने से इकोनॉमिकल थोड़ी बोला मैंने ये थोड़ी बोला फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाऊंगा तो इकोनॉमिकल हो जाएगा स्ट्रक्चर हमारा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए लगाया ताकि जान माल का नुकसान नहीं हो। हिंदी में बता दिया, जान और माल का नुकसान नहीं हो।
बोलते हैं जान और माल का नुकसान हुआ है, तो लाइफ और माल मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको बनाने में कॉस्ट लगी हुई है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई जाती है। तो बोल रहे सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने से इकोनॉमिकल कैसे बन गया, मतलब बात भी समझ में नहीं आती। आपने ब्रिज बनाया, ब्रिज बनाने में लग गए 10 करोड़, आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाई उसके अंदर, आपका ब्रिज टूट गया, 10 करोड़ रुपए गए आपके। तो आप बोल रहे हो सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इकोनॉमिकल कैसे बन गया? अरे इकोनॉमिकल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अंदर, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अंदर, उसको बचाने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई गई है। तो ये चीज बताइए मैंने ये नहीं बोला कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इकोनॉमिकल हो जाएगा। क्लियर है पूरी कहानी? चलिए अगली चीज जो ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो ये ध्यान रखनी है, कंक्रीट के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को ही हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेके चलते हैं। कंक्रीट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, पर स्टील के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं होती है। स्टील के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं होती। रीजन बीइंग व्हाट? स्टील के अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिस स्ट्रेन पे आती है, नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर उतना स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होता। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिया जाता है, और ये कितने स्ट्रेन पे आती है? एट अ स्ट्रेन ऑफ 0.002। ये कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। पर स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं लिया जाता, स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टील की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन पे आती है, जैसे अप्रोक्सीमेटली 0.1%, और 0.1% का स्ट्रेन आपको मिलेगा ही नहीं नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर है चीज? तो स्टील के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी, पर कंक्रीट के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं इस पूरी कहानी में से। तो अभी मैंने बात करी थी डिजाइन स्ट्रेंथ की, तो लिमिट स्टेट के अंदर आप डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी लोगे मटेरियल की, वो आपको बता दिया, दैट आई हैव डिस्कस्ड। फॉर ऑल द यील्ड पॉइंट पर लेते हैं। Is partial factor of safety also accounts for assumption in modeling and derivation of the formula or not? बेटा अभी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेंथ के ऊपर लगाया हुआ है, ये सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर लगी थी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ है और स्टील की कितनी स्ट्रेंथ है। इसमें कौन सा फॉर्मूला आया बीच में? विच फॉर्मूला इज इन्वॉल्व इन दिस? तो इसमें कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है, नो फॉर्मूला इज इन्वॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पीछे क्या लिया था हमने? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब हम बात कर रहे हैं डिजाइन लोड की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिजाइन लोड। तो पीछे बात करी थी हमने डिजाइन स्ट्रेंथ की, अब हम बात कर रहे हैं डिजाइन लोड की। अब डिजाइन लोड क्या है? इट इज द लोड फॉर विच द स्ट्रक्चर इज टू बी डिजाइंड। ये वो लोड है जिसके लिए आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे। तो पहला पॉइंट तो मेंशन कर देता हूं, इट इज द लोड फॉर विच स्ट्रक्चर इज टू बी डिजाइंड, फॉर विच द स्ट्रक्चर इज टू बी डिजाइंड, जिसके लिए हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। इट मीन्स मोर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मोर सर्विसिबिलिटी एंड सेफ्टी। हाँ, जितनी ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी उतनी ज्यादा आपको सर्विसिबिलिटी मिलेगी, उतनी ज्यादा सेफ्टी मिलेगी आपको। तो वो लोड जिसके लिए हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिजाइन लोड बोल देते हैं। अब डिजाइन लोड कैसे निकाला जाता है? डिजाइन लोड इज इक्वल टू, हाउ टू फाइंड डिजाइन लोड? डिजाइन लोड इज इक्वल टू, डिजाइन लोड इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके ऊपर लगा हुआ है? लोड के ऊपर लगा हुआ है, ध्यान रखना। पीछे वाला पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहां लगाया था? पीछे वाला पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था अपने स्ट्रेंथ के ऊपर। अब आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा हुआ है किसके ऊपर? लोड के ऊपर। तो डिजाइन लोड की वैल्यू होगी कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होता है? जैसे हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वैसे ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या बताई थी? स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ये हमारी क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होता है? लोड अबव विच
लोड अबव विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द लोड विल फॉल। तो ये वो लोड है जिसके 95% चांसेस हैं एक्सीड नहीं होने के। कहने का मतलब है इस लोड के ऊपर सिर्फ 5% लोड मिलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे आपको बस 5% रिजल्ट मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड वो लोड होता है जिसके ऊपर आपको सिर्फ 5% लोड मिलेंगे। क्लियर चीज? बट सर मोर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मींस मोर कॉस्ट फॉर द स्ट्रक्चर। हाँ, तो बट कहां से आया इसके अंदर? भाई उसने स्टेटमेंट दी कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है तो ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। हाँ, अब आप बोल रहे हो सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है तो कॉस्ट ज्यादा होगी। हाँ, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगी तो कॉस्ट ज्यादा निकल के आएगी। सही बात है। तो इसमें दिक्कत क्या है? सो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, सो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स लोड is that value of load is that value of load which has 95% probability, which has 95% probability of not being exceeded, not being exceeded during the life of the structure, not being exceeded during the life of the structure, during the life of the structure, during the life of the structure। वो लोड जिसके 95% चांसेस हैं कि वो एक्सीड नहीं होगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। बाबूलाल जस्ट उल्टा लिख के दिया है 95% ऑफ एक्सीडिंग चांसेस, जस्ट उल्टा लिख के दिया बाबूलाल। 95% चांसेस हैं कि एक्सीड नहीं होगा, सिर्फ 5% चांसेस हैं कि एक्सीड होगा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स लोड की वैल्यू कहां से आती है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स लोड की वैल्यू हम डायरेक्टली कोड से पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सो दिस वैल्यू ऑफ लोड, so this characteristics load is directly read from the code, is directly read from the code। ये वैल्यू डायरेक्टली हम कोड से रीड करते हैं। अब कौन सा कोड है हमारा? पेज पलटा तो हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, तो हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स लोड और आईएस कोड। तो इस लोड की वैल्यू डायरेक्टली कोड से उठाई जाती है। तो कौन कौन से लोड है हमारे पास? डेड लोड है, देन हमारे पास है इम्पोज लोड, देन हमारे पास है विंड लोड, देन हमारे पास है सीस्मिक लोड। कोड कौन सा उठाना है आपको? IS 875, ये भी IS 875, ये भी IS 875। इसका है पार्ट 1, इसका है पार्ट 2, इसका है पार्ट 3 और ये कोड है IS 1893। सीस्मिक लोड 5% एक्सीडिंग चांसेस, ठीक है सर, मीन्स 95% chances of load not exceeded and 95% of chance of strength will be designated strength। बिल्कुल सही बात है रोहित शेले, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा जो डिजाइन लोड होता है, डिजाइन लोड विच इज टू बी टेकन इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड कहां से उठाया जाएगा? डायरेक्टली हमारे कोड में से उठा लिया जाएगा, विल बी डायरेक्टली कंसिडर्ड फ्रॉम द कोड। अब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है ये आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि उसमें डिटेल में डिस्कशन करना पड़ता है, उसमें टाइम लगेगा और अगली क्लास है अभी मेरी इसके बाद। आई एम हैविंग द नेक्स्ट क्लास आल्सो। लाइव लोड भी तो है, तो भाई इम्पोज लोड को लाइव लोड बोला जाता है और यूजर नेम है CPWD इंजीनियर। वो देखो एक दूसरा बोल रहा है निकिता कुमारी कि सर अर्थक्वेक लोड कहां पर है? अरे सीस्मिक लोड ही अर्थक्वेक लोड, सीस्मिक लोड इज अर्थक्वेक लोड। वन 1893 है क्या?
1893 में, हाँ, सीस्मिक लोड 1893 से उठाएंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड की वैल्यू डायरेक्टली हमारे कोड में मेंशन्ड है, तो हम कोड में से ही इन वैल्यूज को उठा लेते हैं। क्लियर है? विंड लोड, अर्थक्वेक लोड एक साथ क्यों नहीं कंसिडर करते? अभी मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में जानकारी दी नहीं है आपको, ऐसा तो कहीं नहीं आया कि दोनों को एक साथ नहीं लेते। वो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताऊंगा तब आती वो चीज। तो डिजाइन स्ट्रेंथ में डिवाइड किया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिजाइन लोड में मल्टीप्लाई किया। हाँ, जितनी स्ट्रेंथ है उससे कम मानूंगा ना, और जितना लोड लग रहा है उससे ज्यादा लोड मानूंगा, तभी तो मैं सेफ रहूंगा। मटेरियल की जितनी स्ट्रेंथ है एक्चुअल में उससे कम स्ट्रेंथ मानूंगा, और जितना लोड लगा रहे हो उससे ज्यादा लोड मानूंगा, तभी तो मैं सेफ्टी लगाऊंगा उसके अंदर, तभी तो सेफ होगा वो स्ट्रक्चर हमारा, देन दी स्ट्रक्चर विल बी सेफ। चलिए भैया, बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।